आलम इस्लाम और अहले पाकिस्तान को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे जुलूस निकल रहे हैं। एक टेम्पो है गली गली और सड़क सड़क, और इस बीच अभी तक तो सूरत हाल ठीक है, लेकिन आज एक थोड़ा सा इस बीच एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है खैरपुर में। तफसीलात जो आई हैं अब तक उसमें यह है कि कादरी तहरीक है, उनका कोई छोटा सा जुलूस था 50-60 लोगों का, वो खैरपुर शहर की तरफ आ रहा था। तो एक गांव के नज़दीक बताया जाता है कि कलअदम सिपाह सहाबा के कोई रहनुमा हैं परियल शाह जी वो और उनके जो मुहाफिज थे वो भी वहाँ से गुज़र रहे थे, या पता नहीं इत्तफ़ाक़ है या हुस्न इत्तफ़ाक़ है, लेकिन बहरहाल बहस हुई, फिर नारेबाजी हुई, फिर टेंशन हो गई, और इतनी टेंशन हो गई कि परियल शाह के जो ज़ाती मुहाफिज थे उन्होंने फायरिंग कर दी। इससे रैली के 3 शुरका जाँ बहक हो गए और 9 ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये जो तहरीक कादरी है, बताया जाता है कि 2010 में आशिक शाह साहब हैं, उन्होंने कायम की थी, और फ़िलहाल उनके जो साहबजादे हैं सरदार शाह वो इसे चला रहे हैं। ट्रेडिशनली खैरपुर में ऐसी वाक़यात अब नहीं होते, लेकिन एक ज़माने में शिया सुन्नी टेंशन जो है वो खासी थी। और ये अजीब बात है कि कल रात ही हम ज़िया रहमान साहब के साथ यही बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे। और जाहिर है कि हस्बे मामूल नोटिस लिया गया है, हिदायत दी गई हैं, 12 सस्पेक्ट्स को उठाया भी गया है, जिन पर पहले भी कत्ल के पर्चे थे, लेकिन वो उस वक्त शायद नहीं मिले, इस वक्त मिल गए। अब ये है दुआ कि कल का दिन भी खैर खैरियत से इंशाअल्लाह। चले, ये तो एक अजीब बात है कि जश्न के मौके पे भी दुआ करनी पड़ती है कि खैर खैरियत से। सर, अब मुझे तो लग रहा है कि जैसे अशुरा और मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी इक़दाम होते हैं, हम वही चीज़ ये बताइए लाहौर में भी कल का दिन खैर खैरियत से गुजर जाएगा? जी, लाहौर में मुझे ये बताया गया है कि अब जो धरना है वहाँ पे उसमें कोई कबो बेश 50-60 लोग रह गए हैं, और अब बात बस ये आ गई है कि कोई फेस सेविंग मिल जाए, और हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब वहाँ चले जाएँ और वहाँ जाकर के कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ हुआ तो चलें, बस मामला आने जाने दें। तो इतना सीरियस मामला रह नहीं गया है, लेकिन कुछ पता नहीं है। जैसे आपने कहा कि कल क्योंकि इसको अगर समाप्त करें तो इसका मतलब ये है कि खादिम रिजवी की फैक्शन को तो एक रिवॉर्ड और एक जीत मिल गई है। अब इन्हें भी थोड़ा कुछ चाहिए। अच्छा, फिर और इनकी आजकल बंद बिल्कुल नहीं रही। अच्छा, और दूसरे के राना साहब को वो आला हजरत सियालवी के दरबार में भी पेश होना पड़ेगा। 3 दिसंबर की डेडलाइन है उसकी। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो शायद पेश अगर यहाँ पेश हो जाए, अगर यहाँ हो जाएंगे तो वहाँ पर वो क्लिप भेज दें, मेरा ख्याल काम हो जाएगा। नहीं, वो एक अलग सिलसिला। अच्छा, एक अलग। बहरहाल आज अजीब सी बात है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा इस्लामी त्यौहार है और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात। आज सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि जी ये तो खैरपुर में हुआ है, उसका हम हरगिज़ को फैज़ाबाद से लिंक नहीं करते, लेकिन ये एक खदशा है ना कि जी देवबंदी इंतहा पसंद और बरेलवी ग्रुप्स के बीच एक कन्फ्रंटेशन अब सामने मजीद डेंजरस होगी। लेकिन जलाली साहब और खादिम रिजवी साहब के बीच में भी कोई कम टेंशन नहीं है, और आजकल तो वो इतना टीवी पर दोनों का मकसद एक ही है, अपेरेंटली भैया ना मकसद एक ही है। इतनी एयर टाइम आजकल मिल रहा है, फेस टाइम मिल रहा है कि मुझे तो शेख रशीद की फिक्र हो रही है। ये तो उनका स्लॉट था जो इनके अब काबू हो गया है, और पिछले रोज वुसत साहब इनकी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है मुख्तलिफ टॉक शोज में। एक तो मैंने भी देखा और एक की क्लिप में ख्याल शायद आपके पास भी है, और थोड़ा सा इसका रंबल हो गया था वो तो। उसका ये है कि आज भी थे उन्होंने ARY का जो प्रोग्राम है 11th आवर के अलावा काशिफ अब्बासी का था, उसमें भी आए, और 11th आवर में भी आए। खादिम हुसैन रिजवी तो नहीं आए काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। आसिफ अशरफ जलाली को उन्होंने बुलाया, तो उनसे यही पूछ रहे थे कि वो साहब आपके इख्तलाफात क्या हैं, जब एक रास्ता एक ही है और जमात भी तकरीबन एक ही है। तो बहुत सारी बातें हुई। उसमें एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो ये था कि अब ये एक तो है ना कि राना सनाउल्लाह दोबारा कलमा पढ़े या ना पढ़े वो तो चले एक चल ही रहा है, ठीक है।
आपस में जो सूरत हाल है, फतवा मैं तस्वुर नहीं कर रहा था। मसलन जो तहरीक लब्बैक खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो ग्रुप है, उसके सरपरस्त आला हैं पीर अफजल कादरी साहब। उन्होंने फैज़ाबाद के धरने में कहा कि जी एक तंजीम के दो सरबराह तो नहीं हो सकते, किसी वजह से कहा। वो उनका इशारा आसिफ जलाली साहब की तरफ था, तो उन्होंने कोई कुरान की आयत कोट की थी। अच्छा, वो क्या था सिलसिला, वो मैं आपको पेश करता हूँ। जी चलाइएगा ज़रा। दो खुदा भी हों तो ज़मीन और आसमान में फसाद पैदा हो जाए। लब्बैक में भी अगर आप दो खुदा मानेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लब्बैक का एक ही अमीर है, जिस अमीर ने काम करके दिखाया। एक वो है जो भाग गया, जिसने कमजोरी दिखाई, जो कभी रूठता था, कभी भाग जाता था, कभी छुप जाता था, कभी बाहर चला जाता था, कभी कोई शैतानत करता था, कभी कुछ करता था। एक अमीर वो है जिस दिन से उसको अमीर बनाया, उसने लब्बैक को जमीन से उठाकर आसमान पर ले गया। यानी वो जो आयत थी, जिस तरह दो खुदा नहीं हो सकते, उसी तरह एक तंजीम में दो रहनुमा नहीं हो सकते। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन की आसिफ अशरफ जलाली ने, वो खासी वो थी, मानी खेज थी। वो उन्होंने क्या कहा? एक तो पीर साहब ने लौकाना की तो जो आयत पढ़ी है, उलमाए हक से पूछे, इन पे फतवा लगता है कि इन्होंने तहरीक के अमीर और खुदा को आपस में मिला दिया है। इनको पता नहीं कि आयत कहाँ पढ़ी जाती है। और बाकी अगर इनसे मुआहदा किया रियासत ने, हाँ इल्जाम नहीं, आकर ये दीन की बातें करते हैं तो खुद भी इन पर दीन नाफिज होगा, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। ये किस मौजूद पे आयत पढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं कि आयत में खुदा की बात है और यहाँ बंदों की बात हो रही है। ये क्यों इस कदर बदहोश होकर आयतें पढ़ते हैं? यार ये तहरीक लब्बैक वाले आपस में जो है, बात तो काफी आगे बढ़ी। हाँ, ये काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये जी, और ये वसीम बदामी के प्रोग्राम में भी आमने सामने ही थे, मतलब दोनों उसी शो पर थे और इसी में बात हो रही थी। वसीम बदामी खुद तौबा तौबा कर रहे थे कल रात में। हाँ, लेकिन इट्स ओपन कंट्री, डिबेट हो सकती है। अब तो डिबेट ही डिबेट है, लेकिन ये कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी शायद बिल्कुल कमोपेश यही बात की। आज सुमोटो की जब समाअत शुरू हुई फैजाबाद धरने के ऊपर, और सुमोटो इस बात पे लिया गया था कि जजेस के बारे में जो जबान इस्तेमाल हुई और फैजाबाद धरने में क्या एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने पहला उठते ही पहला सवाल, 2 मेंबर बेंच था, फाइज ईसा साहब खुद हैं और जस्टिस मुशीर आलम जी हैं। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। जो हुकूमती नुमाइंदे, इंटेलिजेंस के नुमाइंदे, जाहिर है वहाँ पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल और वो सारे थे, उन्होंने कहा ये कैसा इस्लामी मुल्क है कि यहाँ इस्लाम की रूह के मुताबिक बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसमें असली इस्लाम होना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्टर्स ने हमें क्या सिखा रहे हैं, ये जो ज़बान इस्तेमाल करे, कौन सा दीन इसकी इजाज़त देता है? ये तो भी सारा कि ये इस ज़बान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जुमला मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा काजी साहब का, कि जो जितनी ऐसा कह लें कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो जितनी तबाही करेगा उतने ही उसके मुतालबात माने जाएंगे। इसमें उन्होंने ये तो पहले दिन से बिल्कुल खूनी लिबरल है ना यार, सबसे ज़्यादा तबाही उनकी होती है। लेकिन बहरहाल अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि 3 जो फरीक हैं, यानी एजेंसियां, इंतज़ामिया और मीडिया, बारी बारी उन्होंने तफसील से जज साहब ने क्लास ली है। सबसे पहले इंटेलिजेंस, हाँ, ISI का उन्होंने सबसे पहले तो इससे पहले एक आखिरी बात की है उन्होंने, सॉरी, मुजाहिदीन के बारे में और फैज़ाबाद धरने के बारे में, जो मैं बस शामिल करना चाहूँगा एक सेकंड में। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जो जुर्म होता है किसी भी माशरे में वो है फितना फैलाना और फसाद फिल अर्ज़, क्योंकि वो आपके पूरी, ये तो मुसलसल कह रहे हैं, ये पहली दिन भी उन्होंने यही हमें भी मुसलसल कहने की जरूरत होती है, लेकिन वो बार-बार कह रहे हैं तो इसका कोई मतलब हुआ ना? कोई मतलब है। अच्छा, तो इंटेलिजेंस एजेंसी का ये था कि जाहिर है कि प्रीवियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, तो सबसे पहले तो अदालत इस बात पे ही बरहम हो गई कि ISI की नुमाइंदगी करने के लिए कोई तंजीम, वो एजेंसी से कोई नहीं था। तो वजारत दफ़ा का जो नुमाइंदा था उसने कहा जी मुझे ही समझ लें, मुझसे जो सवाल जवाब करना है कर लें। तो फिर अदालत ने कहा, वही सवालात जो उठा रही है अदालत, कि ISI का तो फ़र्ज़ है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि इस मुल्क के गरीब इसीलिए उसके लिए बजट भी रखते हैं इन एजेंसियों के लिए।
तो सवाल ये है कि हुआ क्या है। जो रिपोर्ट पेश की है अदालत को पिछली पुलिस इंक्वायरी नहीं आई, इंटेलिजेंस वाली रिपोर्ट, तो उस पर तो अदालत पहले कह चुकी कि ये तो मीडिया वाला इससे बेहतर बना सकता है, आपने जो टोटे जमा करके कर दी हैं ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी सारी एजेंसियाँ IB है, ISI है, कोई भी, इनके दफातर मुल्क भर में पहले में है, कान आँखें नाक सब एक्टिव है ना, ज़बरदस्त हैं, शपशपा है। लेकिन कैसे ये मुमकिन हुआ कि ये पता नहीं चल सका कि ये डंडे सोटे, ये आंसू गैस के शेल, ये मास्क, ये कैसे सप्लाई हो गए उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे। अब जाहिर है कि जो नुमाइंदे थे जी सर के अलावा तो कुछ नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने जो अदालत है उन्होंने एक स्टेप लिया। आपको याद होगा शायद अजीज सिद्दीकी साहब ने खासा क्लास ली थी कि जी ये आर्मी तो उन्होंने क्लास ली थी कि ये आर्मी ने कैसे सालिसी का रोल है और आर्मी कोई अलग से है या है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसने कहा जी ये तासुर जो है ये गलत है कि फ़ौज हुकूमत से अलग कोई इदारा है, ये तासुर नहीं फैलाना चाहिए, उन पे कीचड़ इस लिहाज से नहीं उछालना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ज़ाती मकासद भी हो सकते हैं, जो मतलब ये एक उन्होंने पैरेलल भी ड्रॉ किया। उन्होंने कहा कि जी ये क्या वजह है कि 2007 का जो लॉयर्स मूवमेंट था उसमें एक शीशा भी नहीं टूटा था। अच्छा, और वो कंट्री वाइड चली थी वो तहरीक हर जगह, सिवाय 12 मई के जो यहाँ वो हुआ, वरना बाकी मुल्क में कहीं कुछ हंगामा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये कैसी तहरीक है जो आपने फैज़ाबाद धरने पे, जिसमें जो है ना आप तशद्दुद भी कर रहे हैं, उसकी वजह है इस्तेमाल ऑर्गेनिक मूवमेंट थी कर रहे हैं। हाँ, वो ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, तो जिम्मेदारी उन्हीं पे आती थी जिन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। ये मूवमेंट शायद ऑर्गेनिक नहीं थी। अच्छा, ये जो बात जस्टिस ईसा ने की है ना अभी कि गवर्नमेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द आर्मी, ठीक है, और जो मतलब अलग हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, अलग फौज को गालियां दे रहे हैं, वो अपने जाती एजेंडा पे चल रहे हैं। अच्छा, जाती एजेंडा पे सब चल रहे हैं। हाँ, आप सियासी पार्टियों को ले लें, इल्ज़ाम तराशी है, इनकी नाअहली है, आप सब इस्तीफा दे दें, ठीक है, और शायद दे भी देना चाहिए। जो नहीं पसंद करते एस्टैब्लिशमेंट को, उनके लिए सब कुछ ये एक A to Z साजिश है, and so on and so कोई forth। नहीं समझ रहा कि रियासत में सब इंस्टीट्यूशंस रियासत का पार्ट हैं। यार कोई लेकिन मुझे सिर्फ प्यार आ रहा है। हाँ, किस पे? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ नहीं, उन पे प्यार जो है वो उनके प्यार को थोड़ा पॉज कर लें। ये जो आज की जो समाअत हुई थी, बेसिकली ये ISI तो खैर जद में आ गई, उसके अलावा मीडिया भी जद में आया, लेकिन बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन था और खुसूसन जो पुलिस की कारकर्दगी की रिपोर्ट जो IG खालिद खटक ने 9 सफ़ाती रिपोर्ट पेश की, उस पे कंसंट्रेशन था। तो ये फिर दाएं बाएं ये ऑब्जर्वेशंस भी आती हैं। अच्छा, रिपोर्ट जो है उसमें कुछ बातें नई हैं, कुछ पुरानी हैं। बिल्कुल। मसलन उन्होंने कहा जी कि आप अब तक मीडिया कह रहा था कि 8,500 की नफरी थी और 3 फोर्सेस थी, उन्होंने कहा जी 5,500 की नफरी थी। और बुनियादी बात ये थी कि 20 दिन से यही लोग ड्यूटी भी दे रहे थे वहाँ। अब ये एक बेसिक चीज़ है ना कि आप ऑपरेशन उन लोगों से करवा रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना 20 दिन ड्यूटी देके, और उनसे भी नताइज की तवक्को कर रहे हैं वो भी। अच्छा, फिर जब एक्शन शुरू हुआ हफ्ते की सुबह, तो लाउड स्पीकर जो थे वो अलाइव थे। जी हाँ, वहाँ से फोकस सारा का सारा ये था कि जो सिपाही थे उनके मजहबी जज्बात को से बकौल इस रिपोर्ट के भड़काने की कोशिश की गई है। फिर एक और की चीज़ उन्होंने बताई कि 3 फोर्सेस तो थी, बज़ाहिर देखने में पुलिस भी थी, FC भी थी और रेंजर्स भी थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर इनकी कोई सेंट्रल कमान ना हो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो 3 की बजाय आप 6 फोर्सेस भी डिप्लॉय कर दें तो सो व्हाट, उससे मतलब नताइज कैसे हासिल हो सकते हैं। मुजाहिरीन की तैयारी उन्होंने इतराफ़ किया कि अलबत्ता ज़्यादा थी, ज़ाहिर है एग्जॉस्टेड फोर्स थी, उनकी तैयारी ज़्यादा थी, और उन्हें मालूम था मुजाहिरीन को कि किस वक्त किस सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है। उन्होंने जो कैमरे थे जिनसे कि पूरा मंजर नजर आ रहा था, सबसे पहले तो उनकी तारें काटी। दिस वाज हाईली प्रोफेशनल थिंग। अच्छा, इसके लिए ये कोई नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। नहीं, लेकिन ये सोचा होगा या किसी ने कहा होगा। ये देखिए, ये ऐसा ही है। जब आपको याद होगा
इमरान खान और कादरी के दरमियान में जब वो पीटीवी गए थे तो एग्जैक्टली उनको पता था कि ट्रांसमिशन कहाँ से ऑफ होनी है। हाँ, अच्छा, वो कोई ना कोई अच्छा फिर ये हुआ कि फिर रावलपिंडी की जानिब से ये शायद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इत्तला नहीं थी कि ताज़ा दम मुजाहिरीन की एक कुमक, पुलिस ताज़ा ना सकी, पुलिस वही थी, ताज़ा दम मुजाहिरीन की एक कुमक आई और फिर उसने जनाब टेक ओवर कर लिया। फिर उन्होंने कहा जी तहरीक लब्बैक जब आई इस्लामाबाद, उसने कहा जी हम डेमोक्रेसी पार्क में धरना देंगे, आपको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हम तो सीधे लोग हैं, बहू बेटियां, हम क्या जाने के क्या सिलसिला है। और ये लोग भी जहाँ से आए थे आज भी हम बात कर रहे थे, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये जो ताज़ा दम लोग हैं कहाँ से आए थे। मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था, ये भी उन्होंने कहा, तो उससे रियल टाइम में इंफॉर्मेशन उस पर ज़ाहिर बाद में हम आते हैं। 173 अफसरान बकौल इस रिपोर्ट के जख्मी हुए हैं, तो ये तस्करा अभी जारी है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सुनाते हैं कि उन पुलिस वालों का क्या हाल है। वेलकम बैक। अभी वसत साहब बता रहे थे कि बकौल पुलिस रिपोर्ट कितने पुलिस एहलकार जख्मी हैं? 173 और कुछ काफी पुलिस नहीं, वो मिक्स अच्छा शदीद जख्मी होने वालों में से एक की गुफ्तगू मैंने कल रात सुनी। ये शहजाद इकबाल साहब का शो है समा टीवी पर। कहानी हमें पहले भी पता है, इस तरह की कहानियां जो है ना वो अब मीडिया सामने आ रही है और आती रहेंगी। मसलन शहजाद मलिक ने BBC के लिए आज स्टोरी तकरीबन इन्हीं लाइनों में की है। उन्होंने एक ज़ख्मी पुलिस वाले से बात की तो उसने कहा कि अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ये नौकरी क्यों ली थी, क्योंकि ज़िम्मेदारान और अफसर जो थे, मेरा ख्याल था कि ये वर्दी के तकद्दुस की बहाली का ये जो मौका है ये ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन उल्टा ये हुआ कि ऐसे गिरोहों को तक़वियत मिल गई जो शिद्दत पसंदी पे यकीन रखते हैं। एक और ज़ख्मी से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा जी इलाज मालजे पे हमारी तवज्जो जो है वो बस ऐसी ही है। 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा गया और फिर डिस्चार्ज करके 1 हफ्ते की छुट्टी पे घर भेज दिया गया। उसकी वजह से आँख ज़ाया हुई। मैं उसकी तस्वीर देखी थी। अच्छा, एक अहलकार, मैं नाम नहीं ले रहा जी, उन्होंने कहा कि मैं ये सुन के मतलब बेबसी से जैसे इंसान रो पड़ता है ना, मैं रो पड़ा कि उन अफराद को भी पैसे दिए गए जो पुलिस एहलकारों पे तशद्दुद में मुलव्वस थे। फिर इस एहलकार ने कहा कि यार हमारी नहीं तो कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत रख लो। एक साबिक रिटायर्ड अफसर हैं चौधरी सलमान, उसके साथ कोई नहीं है, चौधरी सलमान, उन्होंने कहा जी बात यह है कि आप अब ये फोर्स बनेगी वो फोर्स बनेगी, बना लें, लेकिन फोर्सेस बनाने का मसला नहीं, जो ऑलरेडी फोर्स है ना, अगर आप उसके पीछे नहीं खड़े तो 100 फोर्सेस बना लें, कुछ नहीं हो। वही बात हो रही थी और यार, डॉल्फिन फोर्स ले आओ, ये ईगल स्क्वाड ले आओ, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये तो है पुलिस का हाल। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वो जो इस रियासत और इस रियासत में रहने वालों के पहरा करते हैं, ये उनका हाल है। अच्छा शहरियों का क्या हाल है? हम जैसे शहरियों का नहीं, जिनकी दिहाड़ी की का काम होता है, जो ज़मीन पर काम करते हैं। यार आज BBC उर्दू कल की रिपोर्ट है शायद, एक मोची है वहाँ, बनारस खान मोची, और रिपोर्ट तो काफ़ी लंबी थी, उसको थोड़ा सा मुख्तसर किया है। उसकी स्टोरी इस्लामाबादियन वेब पेज से शुरू हुई थी। जी, वेब पेज से शुरू हुई थी। और ज़रा सुन ले कि बनारस खान साहब के साथ क्या हुआ है थैंक्स टू द धरना। बस गरीब बंदे बिल्कुल इतना बस नहीं चाहिए, अभी हम क्या करेगा? अभी लोग जो है ना अपना अपना बुट मांगते हैं, जूती मांगते हैं, कोई पैसे मांगते हैं, कोई बोलता है खान तुमने क्या किया? मैंने बोला बस अल्लाह ने बस ये काम किया, मुझे क्या पता किसने किया, किसने तुम पद ने किया था, ये गुंडा ने किया, किसने किया मुझे पता नहीं था। जिस पैसे से मैंने एक बंदे से पैसे लिया, दूसरे से लिया, सीमेंट मंगाया, पेंशन मंगाया था, रेत मंगाया, बाजरी मंगाया। अभी चलो थोड़ा काम शाम हो रहा है, ये मैंने सीमेंट बनाऊंगा और बस बक्सा में बनाऊंगा, दोबारा कोका बनाएगा, माशा और मंगाऊंगा। हमारा बस बस नहीं है, गरीब बंदा यार, कोई समझ नहीं आता है। अच्छा, सोशल मीडिया वेब पेज पे बनारस खान की स्टोरी आने का ये फ़ायदा हुआ
कि एक साहब ने 90,000 दिए। अच्छा। और आज 2 साहब ने, एक ने 50 और एक ने 20,000 दिए। तो अब वो कल से दुकान खोलना शुरू करेगा, अभी तक उसे फोन आ रहे हैं। तो कम से कम चलो अल्लाह का, लेकिन जिसको बाकियों का पुरसाने हाल क्या है, ये वैसे क्या बात है यार कि जिसको रियासत ही अबैंडन कर दे, आखिरकार हम जैसे लोग ही उनकी मदद में आते हैं। इस भोली सी बात पे मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ले ले भोली सी ब्रेक ले ले। वेलकम बैक। जैसे आप सबको पता है कि जितने भी मुकदमात बने थे फैज़ाबाद धरने के दौरान, वो सब के सब मुआहदे के तहत ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो फैज़ाबाद के आसपास जिनका कारोबार था, जिन शहरियों की गाड़ियां जलाई गई, जिनकी दुकानें जलाई गई, उन लोगों का क्या होगा। और शुक्र इस माहिदे में ये नहीं था कि वो मुकदमात भी दर्ज नहीं होंगे, तो अब शहरियों ने मुकदमात दर्ज कराने शुरू किए हैं। पुलिस ने भी 7 पर्चे आज दिए 7C के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसके तहत। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिपोर्ट पेश हुई तो ये कहा गया जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है सिर्फ फैज़ाबाद के इर्द गिर्द वही 16.5 करोड़ से ज़ायद का है। और वहाँ पेट्रोल पंप जलाए गए, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई, मेट्रो स्टेशंस को नुकसान पहुँचाए गए, फर्नीचर की मार्केट है फैज़ाबाद पे बहुत बड़ी, वहाँ दुकानें जलाई गई और दुकानें लूटी भी गई। बिल्कुल। मतलब ये जो 7 केसेस हैं, मैं सारी हर एक केस की तफसील नहीं दूंगा, लेकिन कुछ मैं आपको बताया था। औरंगजेब सुलेमान साहब हैं, ताजिर हैं फैज़ाबाद के। उनका कहना है कि जी ये इनकी दुकान के अंदर घुस गए और कुछ 1.5 लाख रुपए का नुकसान किया। ये तो फिर भी कम है। एक और होटल ओनर का कहना है कि वो अपने उसके होटल में घुस गए, आग भी लगाई, फर्नीचर भी तोड़ा और उसके कोई 4 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ है। एक साहब हैं वहीद अख्तर, सिक्योरिटी गार्ड है CNG फिलिंग स्टेशन के। वो कह रहे हैं कि पूरे स्टेशन को लूट लिया और तकरीबन 7 लाख रुपए वहाँ से चोरी किए हैं। क्योंकि CNG फिलिंग स्टेशन है, काफ़ी वहाँ पे काम होता है। और एक और मलिक अमजद साहब हैं, अगेन ताजिर हैं, और वो कह रहे हैं कि उनकी क्रेसेंट बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, और वहाँ पर उनका तो कहना है कि 8.5 मिलियन मतलब 80 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये भी अब केसेस है, अब अल्लाह जानता है इनका क्या बनता है। हाँ। जी बिल्कुल। मीडिया ने भी तो बड़े मजे लिए ना। हाँ, मीडिया ने तो और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में हाँ बहुत बात, जी हाँ, बड़ी मजेदार बात हुई है। और क्या क्लास ली गई है कि वो जज साहब ने कहा कि क्या मीडिया का काम सिर्फ कीचड़ उछालना ही रह गया है, क्या अब हमें चैनलों को हमें नोटिस जारी करने पड़ेंगे, ये तो काम पैमरा का है। फिर उन्होंने कहा जी हम मीडिया पे नज़र रखेंगे। बिल्कुल मीडिया पे नजर रखेंगे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ISI की रिपोर्ट में एक चैनल का नाम भी लिया गया है, मगर हम नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वही है जो अगर बैरून मुल्क से आप पाकिस्तान को डायल करते हैं ना, जो पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है। अच्छा नहीं, अदालत ने कहा कि हम, मगर अभी हम फिलहाल नाम नहीं ले रहे। ये अदालत एक निजी चैनल, हाँ एक निजी चैनल का जलती पर लिटरली तेल का काम करता है। और ये बात दुरुस्त है मुबशर, आपने मेरे ख्याल में सुबह की वो फुटेज देखी थी, जिसके बाद फिर पैमरा ने बिल्कुल तमाम चैनल ट्वीट भी की थी कि यार मुझे नफरत हो रही है उस लाइव कवरेज से। लिटरली ये हो रहा था, मुजाहिरीन ने जो पुलिस ने उनके ऊपर वो आंसू गैस शेल फेंके, उन्होंने उठा के वापस फेंक दिए और पुलिस को पीछे धकेल रहे हैं और ये हो रहा है। और ये मतलब फुटबॉल जैसे कलीमुल्ला सलीमुल्ला नहीं होता, उसने पास दिया ये करके वो डी में दाखिल हो गए। ये लिटरली तो पुलिस रिपोर्ट में तो यही है कि एक फैक्टर जो है हमारी पसपाई का वो ये है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन ऑपरेशन चल रहा है, ऊपर से ड्रोन की कवरेज हो रही है। कमो पेश 15 लाख दफा बात हुई है कि जी ऑपरेशन हो रहा है, आप इसकी लाइव कवरेज नहीं करेंगे। अच्छा पैमरा भी तो ना यार, मतलब बाद में जानता है नहीं, और मतलब वो एक्सट्रीम स्टेप लेना है कि अच्छा बंद कर दो। ये नहीं है कि आपने कोई पहले कोई हिदायत देनी है, नहीं 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 नहीं। वो एक अलग बात है कि अगर हिदायत दी भी और अगर केस हुआ भी तो वो स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, वो कोई मसला नहीं। कितना वक्त लगता है यार, आप वजीरे इत्तलात या पैमरा चेयरमैन, आप पहले एक रात पहले बात कर लेते के हक में नहीं है कि 27 घंटे तक जो आज़ादी सहाफत का हुकूमत ने गला घोंटा। सर पता है मसला क्या है? देखिए पाबंदी हल नहीं है ना सर। आज़ादी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आज़ादी के साथ एक और चीज जुड़ती है और वो है जिम्मेदारी। और इस अगर आज़ादी जिसमें जिम्मेदारी ना हो उसको आज़ादी नहीं कहते, उसको एनार्की कहते हैं। वही बात की तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आज़ाद मीडिया की हर माशरे को ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, मगर नशरियात में मादर पितर आज़ादी तो नहीं दी जा सकती ना। पता है हम अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कैसे? मुझे एक दफा मुझे याद है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, पुलिस ने कॉर्डन किया हुआ था, रिपोर्टर कॉर्डन को पुश करके अंदर जाने, क्योंकि हमारा हक है कि हम ब्लास्ट साइट से
बीपर दे ना, नहीं तो मजा नहीं आता ना सर, जब तक लाशें वाशें और चीजें टूटी फूटी नहीं होती। पुलिस ने वापस धकेला। अच्छा, खबर क्या बन गई? खबर अब ये नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुई और 10 लोग मरे हैं, खबर बन गई आज़ादी सहाफत पर हमला, रिपोर्टर्स पर तशद्दुद नहीं था, ये था। ये अगर आप लोगों नहीं, मुझे यार मुझे दुनिया का, पाकिस्तान को छोड़ के कोई एक मुल्क बता दें, चले आप अफ्रीका का कोई मुल्क बता दें जहाँ इस तरह की इंडिया की मीडिया जो मतलब इतनी आजाद है कि वो पागल हो गई है। देखो ना, बॉम्बे अटैक्स के बाद उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया और उस पे अमल भी हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट तो हमने भी बनाया, वो छोड़ दें। और हमारे भी पता है कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन की नहीं होगी, लेकिन ये तो ऐसा आप मुझे कराची ऑपरेशन याद आ जाता है, ये आजादी सहाफत पर हमला है। कराची एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ था भाई, एक कोई सादे लिबास में जा रहा है, कोई रेंजर्स वाला जा रहा है, कोई एएसएफ वाला जा रहा है, एक तरफ सहाफी जा रहा है और बाकायदा घास में से जो है ना, मतलब सर चले, मतलब ये तो यार हम सर पीट के। अच्छा, अगर आप लोगों ने जहर उगल लिया हो मीडिया के खिलाफ, तो मैं मीडिया के खिलाफ एक भोले बादशाह का मैं वही जिक्र करना चाहूँगा। या मैं कर लूं? भोले बादशाह का जिक्र जो है वो था, डॉन का इदारिया। डॉन वैसे आजकल बड़े सख्त, काफी सख्त। आज का इदारिया नवाज शरीफ के भूलपन पे उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर है कि बहुत उदास हैं, धरने से जिस अनाड़ीपन से निमटा गया है और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज मुतासिर हुआ है। बीजिंग में पता नहीं क्या तासुर हुआ वाशिंगटन में क्या सोचेंगे। अच्छा, और धरने वालों से जो समझौता हुआ है उस पर भी मियाँ साहब नाखुश हैं। वो मियाँ साहब ये भी तासुर दे रहे हैं कि वो फैज़ाबाद से मुताल्लिक़ जो फैसले किए गए धरना ख़त्म कराने के लिए, मैनू तो नहीं दसिया गया है ना। हालांकि अच्छा डॉन का जो यार तुमने, मुझे पता है ना, तुम लोगों ने पढ़ा इदारिया, अब मैंने भी पढ़ा है, सबने तो नहीं पढ़ा ना, तो अच्छा यार बकौल इदारिये के मियाँ साहब जो हैं ये तो कह रहे थे कि मुझे तो इत्मीनान में नहीं लेगा। हालांकि ऐन उसी दिन रायफील्ड में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिल रहे थे, और एहसन इकबाल जो वज़ीर दाखिला हैं वो उन्होंने ऑपरेशन के मंसूबे के बारे में मियाँ साहब को ब्रीफिंग दी थी। लेकिन जब ऑपरेशन नाकाम हो गया तो फिर नवाज शरीफ ने कहा यार ये तो हुकूमत नाअहल है, ये इसने क्या किया, तो ज़रा डिस्टेंस उन्होंने ले लिया है। आखिर में इदारिये में कहा है कि जी ख़ानदान की में जो जानशीनी की रसाकशी है ना, इसकी बड़ी कीमत देनी पड़ रही है। इससे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो एक वर्किंग राब्ताकारी है ज़रूरी, उसको नुकसान पहुँच रहा है ममलिकत के एक्सपेंस पे। तो इसमें किसी हद तक जो है खुद गर्जी को भी दखल हासिल है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, भोले ना बने, जो पता है वो बता दें, जो नहीं पता वो सबको पता चल जाता है कि नहीं पता। ये पता है वैसे हुआ क्या होगा यार, ये जो प्राइवेट में मीटिंग है ना यार, मैं मियाँ साहब को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस पर ब्रीफिंग हुई होगी और फिर हुआ होगा अच्छा यार मिट्टी पाओ, बताओ केसेस का क्या होता है। अल्टीमेटली तो यही है ना यार, आई मीन ऑब्सेशन तो उनकी यही है ना आजकल, और मैं समझ सकता हूँ क्यों है, ठीक है। लेकिन अगेन निचोड़ इस इदारिये का यही है कि मियाँ साहब इतने भोले ना बना करें, सूट नहीं करता। कौन रियासत का कौन सा ऐसा वो इंस्टीट्यूशन है या कौन सा ऐसा कुछ सरबराह है उस इंस्टीट्यूशन को जो कहे जी मैनू की पता की हो रहे। लेकिन मियाँ साहब कह सकते हैं, मियाँ साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, पार्टी के तो सर प्राइम मिनिस्टर को किस हैसियत में उन्होंने बुलाया हुआ था, उनको सब कुछ पता था। लेकिन जाहिर है कि एंड में स्कोरिंग भी करनी पड़ती है ना आखिरकार। मियाँ साहब के भाई छोटे भाई ने भी क्या किया है इस पूरे इवेंट में, पूरे पॉइंट स्कोरिंग ही की है ना सर। बिल्कुल, मैं तो नहीं जी, इनको तो सबको निकाल दो। पॉइंट स्कोरिंग तुम थोड़े सा ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, मैं कम पॉइंट स्कोर, पॉइंट स्कोरिंग पेनल्टी कॉर्नर ना लगे, दीवार पे शहद भी तुम लगा। अच्छा ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, अब इसमें वफाक कंप्लीट फेलियर, पंजाब हुकूमत तो मतलब फैसिलिटेटर के रोल में ना यार, हाँ सहूलत का। देखिए आप बिल्कुल, आप जितनी भी एजेंसी, आप जिसको भी ब्लेम करना है, ये पंजाब से निकले, इस्लामाबाद में दाखिल हुए, 144 लगा हुआ है। आपने पुलिस को ये भी नहीं ब्रीफ किया कि सर थोड़ा दो तीन बंदों को कहो कि सर पीछे भी देख लें, हो सकता है कहीं और से बंदे आ जाएं। सारी आपकी इंटेलिजेंस फेल, सारी आपकी हर एक चीज़ फेल। अनफॉर्चुनेटली ये जो हुकूमत अभी है ना, ये वैसी है कि जब आपकी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं होता ना यार, आप फ्यूम्स पे चल रहे होते हो ना, आपके टायर भी पंक्चर हैं, आप कह रहे होते हो यार बस यार थोड़ी सी दूर है, मैं बस वर्कशॉप तक पहुंच जाऊं, और उस दिन हड़ताल होता है तो वर्कशॉप ही बंद। पर रियासत के लिए यही कर सकते कि पेन दी क्या हो गया, वक्फा ले लें बगैर बीप के जी।
आज 30 नवंबर है। आज से ठीक 50 साल पहले इसी 30 नवंबर को लाहौर में मॉडल टाउन का एक घर है, वहाँ कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आगे का सफ़र उनका कैसा रहेगा। ये डॉक्टर मुबशर हसन का घर था और यहाँ जो अयूब ख़ान के निकाले गए वज़ीर ख़ारजा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो थे, और उनके साथ जे रहीम थे, महमूद अली कसूरी थे, मलिक मिराज खालिद थे, मुख्तार राना थे, मिराज मोहम्मद ख़ान थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा घर थे, मीर रसूल बख्श तालपुर थे, मखदूम ख़ानदान था। हाँ, तस्वीर ब्लैक एंड वाइट जो है वो बड़ी यादगार जो है, ये पहली तस्वीर है उस कन्वेंशन की, उसमें ग्रुप। अच्छा, इसमें आप भुट्टो साहब के जो है जानू पे शेख रशीद बैठे हुए इसमें ना। अच्छा, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, मैं लाल दारा लगवाना भूल गया। अच्छा, ये पार्टी जब पाकिस्तान 47 में बना, 20 साल बाद उसके तकरीबन कायम हुई पाकिस्तान बनने के बाद, ये पहली पार्टी थी जिसने एक बहुत ही बाएं बाजू का इनकलाबी किस्म का जो है एक सोच और खुल्लम उसने इजहार किया। 4 नारे उन्होंने बनाए। इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। हो सकता है पीपल्स पार्टी की मौजूदा पीढ़ी को इल्म ना हो कि ये 4 बुनियादी चीज़ें थी। ये जो 4 के नारे थे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख रशीद, जे रहीम, मुबशर हसन और हनीफ रामे साहब ने बैठ के डिज़ाइन किए थे कि हम एक फलाही रियासत का जो तस्वुर है, इस्लामिक सोशलिस्ट मईशत की बुनियाद पे हमारी पार्टी उस पे चलेगी। अच्छा जनाब, अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक चलती है, याहिया ख़ान आ जाते हैं, वो नए आम इंतखाबात का अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे करते हैं। उम्मीदवार नहीं मिलते थे, नई पार्टी थी, अयूब ख़ान का और फिर उसके बाद की फ़ौजी जनता का दबदबा था, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे ना। तो भुट्टो साहब जो हैं, इसीलिए आपको अंदाज़ा होगा कि 70 में जितने आम उम्मीदवार आए हैं कभी नहीं, आम, उसके बाद 77 वगैरह कभी ख्वाब में भी नहीं आप इलेक्टेबल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना सर। अच्छा, लेकिन अंदाज़ा नहीं था ना कि पर्ची निकल आने, लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। खैर इलेक्शन हो गया, मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जीत गई। फिर 71 का सबको पता है कि सानिया हुआ। उसके बाद 20 दिसंबर को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली तकरीर थी, एक टूटा हुआ पाकिस्तान, एक टूटा हुआ समाज, वो मरसिया भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपलिफ्ट किया। उन्होंने सबसे पहले कहा, आज कहते हैं ना जी तब्दीली आ गई है और नया पाकिस्तान, भुट्टो ने ये इस्तिलाह दी, नया पाकिस्तान बनाएंगे, इसके मलबे पे जो अभी कुछ हुआ है। और जहाँ जहाँ उन्होंने जलसे किए वो सिर्फ अपलिफ्टमेंट की बातें करते थे ताकि टूटे हुए हौसले जो हैं वो बुलंद हों। एक जलसा मुझे याद आ रहा है, ज़रा झलक दिखाइएगा उसकी। कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। और ये जो इनका स्टाइल है ना, अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो लीडर वो होता है जो लीडर वो नहीं होता जो एक अपने मुखालफिन को सिर्फ गालियों पर काम चलाए कि तुम बुरे हो। नहीं, यू गिव अ विजन एंड इंस्पायर पूरा मजमा आप देख रहे हैं एरियो पे खड़ा। अच्छा, जेन्युइन हो ना हो उससे कोई गर्ज नहीं है, वो बात की बात है। आप ये बता दें, आप जो अच्छा, अपना जो फिर दूसरी बात ये है कि 4.5 साल यार जरा तस्वुर करो, 4.5 साल क्या मुद्दत होती है। उसमें इस बंदे ने जो काम किए, उसके बाद जो भी हुक्मरान आया, अगर उसे 4.5 साल खुशकिस्मती से मिले, उसने देखे क्या क्या काम किए। उसने सबसे पहले तो आम आदमी को पासपोर्ट दिया, मेरे नज़दीक सबसे अहम काम था। उससे पहले प्रिविलेज थी ये, आम बंदे को पासपोर्ट नहीं मिला। ओ नो, आम बंदे के लिए पासपोर्ट था ही नहीं। उसने फीस एक तो तकरीबन बहुत ही नॉमिनल की, फिर पासपोर्ट इसलिए दिए कि आप मिडल ईस्ट में जा सकते हैं। मिडल ईस्ट का दरवाज़ा उन्होंने खोला। दुबई फिनोमेना शुरू हुआ। पहली दफ़ा उस आदमी ने
मुफ्त तालीम, रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था, मुफ्त तालीम हुई नहीं हुई, लेकिन उसने एक एजुकेशनल पॉलिसी बनाई, उसने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, हेल्थ पॉलिसी बनाई। पार्टी स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, लेकिन जो कारकुनान थे वो भी नहीं चाहते थे, इसलिए कि भुट्टो पीपल्स पार्टी था और पीपल्स पार्टी भुट्टो का नाम था। सबसे बड़ा आइन बनाया, आइन जो अब तक जो है बहुत सारे धक्के खाने के बावजूद चल रहा है। स्टील मिल आज तो बैंकरप्ट है, लेकिन उस जमाने में इतना इनकलाबी फैसला था कि किसी मुल्क में स्टील मिल हो यार, खुद कफालत का सिंबल था। अच्छा, स्टील मिल में भी एक और बात भी हाँ कि ये था टाइम ऑफ यूएस अलायंस, हाँ, और रशिया से आपने बनवाई स्टील, फिर एटमी प्रोग्राम दिया, जिस पर हम बहुत हमें आज तक बहुत फख्र। अच्छा, तो भुट्टो पे तो हम बात कर सकते हैं। उसके बाद जाहिर है कि फिर वो फांसी, फिर जिया का दौर आया। जिया के दौर में पता चला कि यार पीपल्स पार्टी तो असल में अवामी जमात है, इसकी तो जड़ें हैं, सेल्फ एमुलेशन हो रही है, लोग फांसियां लग रहे हैं, क्या कहते हैं वो कोड़े वोड़े लग रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। और फिर ऐसे में फिर बेनज़ीर भुट्टो उन्होंने अपनी तहरीक चलाई और जेल में भी गई, सारा कुछ हुआ। फिर 88 में वो दुनिया इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म बनी। मैंने उनके साथ सफ़र भी किया, जब वो दुबई से यहाँ भी आई थी, इंटरव्यूज़ भी किए, और मैं उनके आखिरी जलसे में भी था। तो पता ही मुझे लगा कि उनके जो आखिरी जलसे की स्पीच है, शायद उसमें मुझे वही जोशो वलवला नज़र आया जो हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में देखा, और उनका भी क्या मैसेज था, सुन लीजिए। मेरा मुल्क खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। ये क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमारा परचम स्वाद में ना रहे, हमारा परचम बाजोर में ना रहे। ये लोग क्या साजिशें कर रहे हैं कि इंतहा पसंदों को उनकी गैर रस्मी हुकूमत है, और दुनिया कह रही है कि अगर आप संभाल नहीं सकते तो हम आएंगे, हम संभालेंगे। साथियों, हम क्यों नहीं संभाल सकते? ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है, और क्यों आए गैर मुल्की मुल्क क्यों आए? आप संभालेंगे, मैं संभालूंगी, आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। आज जब ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ, बलोचिस्तान में देखो, शिमाली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी इलाके में आई हूँ। पता आज तक देखना सुनना बहुत मुश्किल है। मैं उस जलसे में था, मुझे तो अभी भी जो है। आज बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कुछ तो फैजाबाद धरने के जो इम्पैक्ट है उस पर बात की, और उससे पहले ये भी कहा कि यार ये एक तो ये सिर्फ जश्न का मौका नहीं होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, बल्कि अपने गिरबान में झांक के देखना भी चाहिए कि क्या कमज़ोरियां हैं और क्या हमने उनसे कुछ सीखा भी है या नहीं है। माना कि ये सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ अल्फाज का ही सहारा ले सकते हैं, भी लंबा और सफ़र भी बहुत लंबा है। तो बाकी बातें जो की हैं वो भी ज़रा एक दफ़ा सुन। For my entire generation to see the rich of the state erode, to see the abject surrender of the state, to see the rule of law made a mockery of, to see the freedom of the press strangled, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इन तमाम फोर्सेस को कि प्लीज़ बस करते हैं, जमहूरियत को चलने दो, इस मुल्क को चलने दो। हम थके हुए हैं, हमने इतने कुर्बानियाँ दिए हैं, इतना जदोजहद किया है, आप कितने और चाहते हैं? अच्छा, माना कि बड़ी गलतियां हैं, माना कि शायद आज पॉलिटिक्स में इरेलेवेंट भी हैं, लेकिन वाहिद पार्टी के सरबराह हैं जिसने इस पर कम से कम पेट्रोल नहीं छिनका,
और सियासी पॉइंट्स लेगेसी तो कैरी कर वो रहे एक अलग बात है कि जरदारी साहब को ये मौक़िफ़ बिल्कुल ही वो मैं यही कह रहा था कि भुट्टो की पार्टी इनकलाबी पार्टी थी, जी हाँ, बेनज़ीर की पार्टी इनकलाबी पार्टी थी। आज की जो पार्टी है ये है मजावरी पार्टी कब्र पे मजावर बन के जो हैं वो अथॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं। भुट्टो इस मुल्क में सियासत को ड्राइंग रूम से खींच के सड़क पे लाया और आज की पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये क्रेडिट जाता है कि वो उसी सियासत को सड़क से उठा के फिर ड्राइंग रूम में ले। बस मेरा ख्याल है इसी बात पर आप हमें इजाज़त दें। अब कल मिलेंगे, कॉल इन डे है आपका दिन है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।